नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने एक खास सेशन लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। जैसे आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि 2021 से लेकर 2023 तक जितने भी आरपीसी व कर्मचारी चयन बोर्ड के एग्जाम हुए हैं उनका सॉल्यूशन मेरे द्वारा आपको करवाया जाएगा। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए साथियों, ये आज का एग्जाम है 15/9/2021 एसआई का जो एग्जाम हुआ था द्वितीय पारी में, उसका सॉल्यूशन अपने इस सेशन में करेंगे। यह सेशन आपके लिए काफी उपयोगी रहेगा क्योंकि आगामी जो आरएस प्री 2023 होने वाला है साथियों, एसआई का एग्जाम और आरएस को ऐसा माना जाता है कि इनका लेवल कुल मिलाकर एक समान रहता है। तो यह सेशन आपको इस प्रकार का बताएगा कि एसआई में इस लेवल के क्वेश्चन आए थे जिससे आप अनुमान लगा सकोगे कि आरएस प्री 2023 होगा उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास अगर साथियों आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। ज्यादा समय नहीं लेते, शुरुआत करेंगे साथियों एग्जाम से। एग्जाम जो हुआ था 15/9/2021 के पेपर का सॉल्यूशन अपने करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना है जो किसने की थी? जीके गोखले इसका आंसर रहेगा। जो इंपॉर्टेंट होगा वहीं से अपने इस पर चर्चा करेंगे, बाकी को मैं आपको सीधा ही आंसर बताऊंगा कि आपका समय उपयोगी है साथियों। आगे है अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में महा एवं वर्ष कौन से में विलय हुआ था? तो नवंबर 1948 में हैदराबाद रियासत था उसका भारतीय संघ में विलय हो गया था। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन रहेगा साथियों, मेरियान खाई किस महासागर में स्थित है? ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। मेरियान खाई, ये प्रश्न रिपीट हुआ था साथियों। मेरियान खाई किस महासागर में स्थित है? तो आपका आंसर होना चाहिए पश्चिमी प्रशांत महासागर में। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। आगे दे रखा है साथियों, जैव ऑक्सीजन मांग निम्नलिखित में से किसके लिए एक मानक मापदंड है? तो इसमें क्या होगा कि जैव ऑक्सीजन मांग निम्नलिखित में से किसके लिए एक मानक मापदंड है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण जांच के लिए, यानी जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं उसमें प्रदूषण की जांच के लिए है जो यह उचित रहेगा। आगे है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने करो या मरो का नारा दिया था? तो आपको ही पता है महात्मा गांधी इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। आगे है, सुएज नहर निम्नलिखित में से किनको मिलाती है? ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर रहेगा भूमध्य सागर और लाल सागर। ये क्वेश्चन तो इजी था, लेकिन जो इससे पीछे वाला था वो बढ़िया क्वेश्चन था साथियों। विश्व में टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन है जो कहां से होता है? चीन से। साथियों मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये शायद मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जब अपने एसआई के एग्जाम किए हैं और आरएस परी 2021 था उसका भी एग्जाम का सॉल्यूशन किया है, उसमें हमने देखा है कि एसआई के जितने भी एग्जाम हुए थे 2021 में साथियों, उसमें चीन से एक क्वेश्चन है जो पूछा गया था, कन्फर्म पूछा गया था। आप देख लीजिएगा जितने भी पेपर हैं 2021 में हुए थे एसआई के, उनमें चीन का प्रश्न पूछा गया। और 2023 जो आरएस 2021 का जो आरएस प्री है साथियों, उसमें भी चीन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो चीन से जितना भी अभी लेटेस्ट में करंट अफेयर बन रहा है उसको बढ़िया से तैयार कीजिएगा, आरएस प्री में आपको एक प्रश्न देखने को मिल सकता है साथियों। आगे बढ़ेंगे, आगे दे रखा है अगले क्वेश्चन पर बात करें, रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? ये आपसे पूछा गया है। तो मंदाकिनी और अलकनंदा इसका आंसर रहेगा। आगे है, पुष्पा सिंधु गंगा किस फसल की एक किस्म है? तो ये गेहूं की एक फसल रहेगी। आगे दे रखा है, जैव विविधता में निम्नलिखित में से किन माध्यम से द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है? तो ये चारों ही होगा, मृदा निर्माण, अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनः चक्रण होगा और फसलों का परागण, यानी ए बी और सी रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। ये क्वेश्चन शानदार था साथियों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ है जो मिलाना था, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना था। ये सूची फर्स्ट है आपके सामने, ये सूची सेकंड है। इसमें दे रखा है एल्यूमिनियम कंपनी है और उनको बताना है कि वो कहां स्थित है। ये बालको दे रखा है साथियों, इसमें बालको आपको पता है कि ये कोरबा में स्थित है और वहीं हिंडाल्को है ये रेणुकोट में स्थित है। अगर ये दो आपको ऑप्शन आ रहे थे तो यहां से भी सही हो जाता है, यानी फर्स्ट में आ रहा है सेकंड और बी में आ रहा है फोर्थ, ये एक ही ऑप्शन है। और सी इंडिया एल्यूमिनियम कंपनी है, ये हीराकुंड है और नालको है जो ये हो जाएगा अपने
कोरापुट में। ये थोड़ा डीपली प्रश्न था, अगर एक या दो ऑप्शन अपने को आ रहे थे तो ये प्रश्न सही हो सकता था, नहीं बाकी ये छोड़ने लायक क्वेश्चन था साथियों। आगे है ग्रीन मफलर संबंधित है, तो ये आपको पता है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। आगे है 56 का मैदान किस बेसिन में स्थित है। 56 का मैदान दे रखा है कि किस बेसिन में स्थित है, तो ये आपको पता है, ये रिपीट क्वेश्चन हुआ था, इसका आंसर रहेगा माही। आगे दे रखा है साथियों, नीचे दिए गए कूट को मिलाना था, सुमिलित करना था। एक क्वेश्चन और है इसमें, अब की बार यूरेनियम के अंदर दे रखे हैं और राज्य दे रखे हैं। उसमें क्या दे रखा था, जो अपने पिछला किया था उसमें एल्यूमिनियम कंपनी दे रखी थी, वो कहाँ स्थित है, इस प्रकार पूछा गया था। तो साथियों इसमें एक ही अगर रोहिली आपको पता है ये कि राजस्थान में, ये क्वेश्चन भी अगर आपको पता था, ये देखिए सी में फर्स्ट यानी राजस्थान, एक ऑप्शन भी अगर अपने को पता था ये रोहिली वाला जो अपने राजस्थान में है, तो ये अपने क्वेश्चन सही कर सकते थे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। आगे है आपके सामने, किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। ये तो आपको ही पता है कि जालोर इसका आंसर रहेगा, ग्रेनाइट सिटी मतलब जालोर। आगे दे रखा है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। ये संरक्षित क्षेत्र है और ये जिला स्थान है कि इसमें कौन सा सुमिलित नहीं है। रोटू नागौर है, उमेदगंज बीकानेर अजमेर दे रखा है, ये कोटा होगा आपको पता है। और इसके अलावा बीड़ दे रखा है, झुंझुनू में गुड्डा बिश्नोईयान दे रखा है जोधपुर में, तो ये उमेदगंज है जो अजमेर में नहीं बल्कि कोटा में रहेगा साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। 2001 और 2011 के दशक में राजस्थान की किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर है जो न्यूनतम थी, आंसर रहेगा गंगानगर की है जो साथियों सबसे कम थी। आगे दे रखा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, आगामी प्रतियोगिता में यह रिपीट भी हो सकता है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही, 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन। ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, शानदार क्वेश्चन है साथियों, ये दोबारा क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है। आगे है, चंबल नदी पर बने हुए निम्नलिखित बांधों में से कौन सा है जो राजस्थान में स्थित नहीं है। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जो बांध अपने को दिए गए हैं उनमें से अपने को बताना है कि जो कौन सा बांध है जो राजस्थान में स्थित नहीं है। दे रखा है कोटा गांधी सागर बांध, जवाहर सागर, ये गांधी सागर बांध आपको पता है कहाँ है, एमपी में है, तो ये इसे अलग हो जाएगा। आंसर रहेगा ए, सी और डी, यानी 4 नंबर इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। संविधान से शानदार प्रश्न पूछे गए हैं साथियों। तो आपसे पूछा गया है कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा है उसको प्रतिपादित किया था। तो आपका आंसर होना चाहिए केशवानंद भारती वाद था, 1973 में था, इसके तहत किया गया था। आगे दे रखा है, भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों में से किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होगी। पूछा गया है कि किसके द्वारा शक्तियां होगी, तो संसद विधि द्वारा प्रदान की जाती है साथियों, इसका आंसर रहेगा संसद विधि के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाया गया और उनकी ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। इसमें यह बताया गया है कि अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जिससे उसका विकास होगा। तो इसमें यह होगा स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची के प्रावधान का विचार निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया, तो इसका आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया। कोई इश्यू है 2 मिनट साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। आगे दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल भारत के सरकार में मंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि तक रहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने अभी तो दिसंबर में साथियों जो 2nd ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें भी राजनीति विज्ञान से खतरनाक क्वेश्चन पूछे गए थे। तो राजनीति और संविधान से जो प्रश्न आते हैं उनका लेवल रहता है, वो प्रश्न इजी नहीं होते। आपसे पूछा गया है कि किसका कार्यकाल भारत सरकार में मंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि के लिए रहा, तो जगजीवन राम है इनका रहा।
आगे दे रखा है कि राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या है। इसमें आपको पता है ग्राम खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना है जो अपने राजस्थान में है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। आगे दे रखा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित दो कथन दे रखे हैं, इनमें अपने को बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। पहला कथन है कि पीड़ित व्यक्ति की याचिका प्राप्त होने पर ही मानवाधिकार के हनन की शिकायत पर जांच कर सकता है, स्वतः नहीं। मानवाधिकार के हनन का कोई मामला अगर किसी अदालत में निलंबित है तो उसके किसी भी हालात में ऐसा नहीं कर सकता, तो ना ए है और ना बी होगा इसका। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा समूह भारत के संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्यों के तहत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा समूह है जो भारत के संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्यों के तहत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है, तो इसका आंसर रहेगा वन, झील और नदी और वन्य जीव इसके लिए अंतर्गत हैं जो संविधान के अंदर सम्मिलित किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की जो अधिसूचना जारी करता है। राज्य विधानसभा का पूछा है आपसे, क्या पूछा है कि कौन राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है, तो राज्यपाल इसका आंसर रहेगा। विधानसभा का मतलब आ गया तो प्रदेश स्तर पर इसका आ गया, तो आपसे पूछा तो कौन है, राज्यपाल। आगे है कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने महिला भ्रूण हत्यारों को रोकने के उद्देश्य मुखबिर योजना इन्फॉर्मेशन स्कीम के तहत है जो प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि कितनी है, 3 लाख रुपए इसकी प्रोत्साहन राशि को बढ़ा दिया गया साथियों। जो मुखबिर देते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या के महिला भ्रूण हत्या हो रही है उसको रोकने की जो खबर देता है उसको 3 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाता है। आगे है राष्ट्रीय विकास परिषद के में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। इसकी अध्यक्षता है जो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में कथन दिए गए हैं उनमें कौन सा सही है। इसकी अध्यक्षता है जो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, सही है। इसमें संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते हैं। इसमें नीति आयोग के सदस्य शामिल होते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री भी परिषद के विचार विमर्श की कार्यवाही के लिए आमंत्रित तो ये चारों से ही रहेंगे, ए, बी और सी और डी। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस जिले में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था विद्यमान है। ये तो आपको ही पता है कि जयपुर और जोधपुर में अभी जयपुर कमिश्नरेट किसे बनाया गया, तो बिज्जू जॉर्ज जोसेफ को बनाया गया है। आगे बढ़े, अगले पर बात करेंगे साथियों। ये क्वेश्चन शानदार है, इस पर अपने बात करेंगे। आपसे पूछा गया है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है। जो आंसर माना गया है वो माना गया है किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। लेकिन जो 2019 में इसमें एक नया रूल आया था साथियों, उसमें बताया गया था कि जो संशोधन किया गया था 2019 में, उसमें कहा था कि अगर ये जरूरी नहीं कि उस न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश कौन सा भी है जो न्यायाधीश है नहीं वो हो सकता है। लेकिन आरपीसी ने इसका आंसर है जो किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश है माना है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। राजस्थान लोकायुक्त के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है, सही है। महालेखाकार राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है, यह भी सही है। राजस्थान राज्य विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं, तो ए, बी और सी है इसका आंसर रहेगा। ये तीनों ही सही रहेंगे, ए, बी और सी। राजस्थान लोकायुक्त के बारे में पूछा गया था। आगे दे रखा है साथियों, मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति कितनी थी। GNI यानी प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, तो US 6681 के थी। इसके अलावा दे रखा है वर्ष 2020-21 के बजट के अनुमान के अनुसार यूरिया अनुदान सब्सिडी पर संभावित व्यय कितना है, 0.48 लाख करोड़। ये तो साथियों अगर सीधे आपके आंकड़े याद थे तो ही क्वेश्चन सही होने वाले थे, बाकी काफी डीपली क्वेश्चन पूछे गए थे। ये छोड़ने लायक ही क्वेश्चन थे कि नेगेटिव से तो अपने कम से कम बन सकते थे। आगे है ट्रांसपेरेंट कनेक्शन टैक्सन
ऑनरिंग द ऑनेस्ट का प्लेटफॉर्म कब शुरू किया गया? तो अगस्त 2020 इसका आंसर रहेगा साथियों, अगस्त से 2020 से शुरू किया गया। आगे दे रखा है मुख्यमंत्री राजश्री योजना आरंभ की गई। ये बढ़िया क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री राजश्री जो योजना प्रारंभ की गई है उसका उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना इसका आंसर रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, योजना है, योजना का कुछ भी पुराना नहीं होता, अगर करंट में चल रही है तो भी पूछा जा सकता है, कई बार डीप भी पूछा जाता है, तो पुरानी योजना के बारे में भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। आगे है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAV NRLM का उद्देश्य क्या है? इसमें दे रखा है गरीब के सतत सामुदायिक विकास के माध्यम से ग्रामीण गरीबी उन्मूलन करना, SC तथा ST वर्गों के गरीबी का उन्मूलन करना, ग्रामीण महिलाओं को रोजगार प्राप्त करना और अनुमोदित दर पर खाद्यान्न प्रदान करना। तो इसमें रहेगा गरीबों के सतत सामुदायिक संस्थाओं के विकास के लिए माध्यम से ग्रामीण गरीबी उन्मूलन करना इसका आंसर रहेगा साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। व्यक्तिगत आय गणना करने में राष्ट्रीय आय में निम्न में से क्या जोड़ा जाता है? तो हस्तांतरण भुगतान है उसको जोड़ा जाता है। आपसे पूछा है व्यक्तिगत आय की गणना करने में राष्ट्रीय आय में निम्न में से क्या जोड़ा जाता है? तो हस्तांतरण जो भुगतान होता है उसको जोड़ा जाता है। आगे दिया गया है कि आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत एक MOU किन के मध्य हुआ है? तो राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी और न्यू इंडिया इंश्योरेंस जो कंपनी लिमिटेड है उनके बीच में है जो समझौता हुआ है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का सहअस्तित्व क्या कहलाता है? यह कहलाता है साथियों निष्पत्ति स्टेफ्लेक्शन, निष्पत्ति डेस्फ्लेक्शन। मैं पानी पी लेता हूं, आप अगला क्वेश्चन देखिए। आगे साथियों क्वेश्चन रहेगा, अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2020-21 में स्थिर 2011-12 कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है जो कितना था? ये पूछा गया है, तो 5.70 लाख करोड़ था ये। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। केंद्रीय बैंक, इसमें दे रखा है कि केंद्रीय बैंक मंदी या अस्फीति के अंतराल को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विस्तारवादी मौद्रिक नीति का निम्न में कौन सी नीति का है जो प्रयोग करता है? आपसे पूछा है कि जो केंद्रीय बैंक होता है मंदी या अपस्फीति के अंतराल को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विस्तारवादी मौद्रिक नीति का प्रयोग निम्न में से कौन सा करता है? तो आंसर रहेगा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद है जो करता है। आगे है, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सेवा क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस उप क्षेत्र की वर्तमान कीमतों पर 2020-21 में सकल राज्य मूल्य संवर्धन में सबसे अधिक हिस्सेदारी है? तो व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट, यानी सेवा क्षेत्र का आपको पता है सबसे ज्यादा होता है, तो उसमें कौन से चीज का ज्यादा है? तो वो आंसर रहेगा व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट है उनका ज्यादा रहेगा। आगे दे रखा है आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2015-16 में राजस्थान में जोतों का औसत आकार 2.73 हेक्टेयर, 2.73 हेक्टेयर इसका आंसर रहेगा। आगे है, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से जिले पेट्रोलियम उत्पाद करने वाले बीकानेर और नागौर बेसिन में शामिल है? ये क्वेश्चन भी बढ़िया रहेगा साथियों। आपसे पूछा है कि जो जिले दे रखे हैं उनमें से कौन सा है जो पेट्रोलियम उत्पादन करता है और साथ में बीकानेर और नागौर बेसिन में शामिल है? तो आंसर रहेगा बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू इसका आंसर रहेगा साथियों। कौन सा? बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। आगे दे रखा है कि इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना है कब प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ की गई थी 18 दिसंबर साथियों 2019 को। कौन सी योजना? राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना कब प्रारंभ की गई? 18 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की गई। अभी
संभावित आपको ही पता है कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना चल रही है, उससे संभावित है जो प्रश्न है आपको देखने को मिल सकता है। साथ में जो अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना है साथियों, काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको यहां से प्रश्न देखने को मिल सकता है। आगे चलेंगे, अपने बात करेंगे एक विद्युत फ्यूज तार की क्या विशेषता होनी चाहिए, निम्न गलनांक व उच्च विशिष्ट प्रतिरोध इसकी विशेषता होनी चाहिए। साइंस के क्वेश्चन है जो आपके सामने आगे दे रखा है। सर्वाधिक रूप से काम में आने वाला अर्धचालक पदार्थ कौन सा है, तो सिलिकॉन है जो सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है अर्धचालक पदार्थ के रूप में, आंसर रहेगा सिलिकॉन। इसके अलावा दे रखा है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित की गई प्रतिविकिरण प्रक्षेपास्त्र एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका 9 अक्टूबर 2020 को सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट से सफल परीक्षण किया गया, उसका नाम है रुद्रम फर्स्ट। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, रुद्रम फर्स्ट। आगे दे रखा है कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर नहीं है, तो आपको ही पता है कौन से प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, तो जीएसटी है जो साथियों आपको ही पता है कि जीएसटी है, जीएसटी है इसका आंसर रहेगा। कौन सा एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, तो जीएसटी प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। आगे बढ़ेंगे, आगे दे रखा है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयुक्त किए जाने वाले पदार्थ कौन सा है, ऑप्शन दे रखे हैं फॉर्मेलिन, कोलतार, फ्लोरीन और केवेलोर। यानी जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया जाता है उसमें सबसे ज्यादा उपयोग किसका किया जाता है, तो आंसर रहेगा केवेलार। इसके अलावा मनुष्य की लाल रक्त कणिकाएं का औसत जीवन काल 120 दिन, इसका आंसर रहेगा। आपसे पूछा है इसका औसत जीवन काल कितना है, तो 120 दिन का रहेगा। निम्नलिखित में से कौन दूध को प्राकृतिक तरीके से दही में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होता है, तो बैक्टीरिया यानी जीवाणु। आगे दे रखा है निम्न में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो नाइट्रोजन नहीं है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और नाइट्रस ऑक्साइड रहेगा। आगे बात करेंगे साथियों निम्न में से कौन सा किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है, तो इसमें वैश्विक तापमान दे रखा है, प्राकृतिक वास का विखंडन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, शाकाहार दे रखा है। तो कौन सा भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं, तो आंसर रहेगा ए, बी और सी रहेगा। यानी वैश्विक तापमान, प्राकृतिक वास का विखंडन और विदेशी प्रजातियों का जो आक्रमण है वो अपने जैव विविधता के लिए संकट बन सकते हैं, तो ए, बी और सी इसका आंसर रहेगा। चंद्रयान 2 के लैंडर का क्या नाम था, तो आंसर रहेगा विक्रम। इसके अलावा दे रखा है कि भारतीय कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को संग्रहित करने के लिए आवश्यक तापमान प्रास क्या है। ये क्वेश्चन उस टाइम में इंपॉर्टेंट था और पूछा भी गया, तो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट था और ये पटवारी में भी पूछा गया था शायद और असम में भी पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। आगे दे रखा है कि राजस्थान की कामधेनु डेयरी योजना 2021 के संबंध में कथन दिए गए हैं, इनमें से अपने को चुनना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अपने देखते हैं, पहले कथन पर बात करें, लाभार्थी के पास हरा चारा उत्पादन करने के लिए कम से कम 1 एकड़ भूमि होनी चाहिए, दुग्ध उत्पादन 10 से 12 लीटर प्रतिदिन होना चाहिए, लाभार्थी को इस क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो साथियों ये तीनों कथन है वो सही रहेंगे। किसके लिए, कामधेनु डेयरी योजना 2021 के बारे में पूछा था, तीनों ही कथन है जो सही है। इसके अलावा अकाल काश जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में है, ये तो आपको ही पता है कि जैसलमेर में है। आगे बढ़े, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने में प्रतिभागियों की मदद करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक निःशुल्क मोबाइल ऐप शुरू की, उसका क्या नाम है, तो ये दिसारी है। राजस्थान के किस जिले में बच्चों के लिए पहली कैथ लैब है, जोधपुर। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, ये वाला प्रश्न अब आपसे पूछा जा सकता है। ये 2021 में स्थापित करने की घोषणा हुई थी, अब आपसे पूछ सकता है स्थापित कहां की गई, तो आंसर रहेगा जोधपुर। संतरों के उत्पादन के कारण किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए झालावाड़। कुछ प्रश्न आसान थे लेकिन पेपर का काफी शानदार लेवल था साथियों, इतना इजी पेपर इसको अपने नहीं बोल सकते। आगे दे रखा है रीजनिंग का सवाल है साथियों, एक कूट भाषा में प्लांट को लिखा गया है QMBOU, यानी P के बाद क्या आएगा, Q आ रहा है साथियों, L के बाद क्या आता है, M आता है, A के बाद क्या आएगा, B आएगा, N के बाद क्या आएगा, U आएगा, T के बाद माफ कीजिए N के बाद O आएगा, T के बाद U आएगा। इसी प्रकार पूछा है T के बाद क्या आता है, TU, O के बाद क्या आता है, P,
Y के बाद आएगा Z, O के बाद आएगा P, T के बाद U, A के बाद B, यानी ये 2 नंबर ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। आगे दे रखा है नीचे दी गई अंक श्रृंखलाओं में प्रश्न सूचक स्थानों पर कौन सा अंक आएगा, तो 4, 7, 12, 21, 38 अपने को दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, 4, 7, 12, 21 और 38 दे रखे हैं। इसके बाद पूछा है कि क्या आएगा साथियों, तो अपने इसको करके देखते हैं। 4 को यहां से देखिए 4 गुना 2 करोगे आप तो 8 आएगा, 8 में से 1 घटाना है तो 7 आएगा। इसी प्रकार 12 दे रखा है, 12 को 2 से गुणा करना है, 24 आएगा, 24 में से आप 3 घटाओगे तो क्या आएगा, 21 आएगा, और 21 को आप 2 से गुणा करोगे तो आएगा 42, और 42 में से आपको घटाने हैं 24 में से आपको घटाने थे 3, यानी 21 आ गया, और ये है 21, इसको अपने मल्टीप्लाई करेंगे 42 से, और 42 से इसको अपने घटाएंगे, कितने घटाएंगे, 38, 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 38 आ जाएगा। इसी प्रकार 38 को आपको गुणा करना है 2 से, यानी आ जाएगा 16 हो गया, 1 हो गया, 6, 76 में से आपको 5 घटाने हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 71, इसका आंसर रहेगा। आगे करेंगे इसी प्रकार देखना, अगर कोई आपको और ट्रिक आ रही है तो साथियों उससे भी आप कर सकते हैं। आगे है कि 2 संख्याएं दे रखी है, 2 संख्याएं 3:7 के अनुपात में, यदि इन दोनों संख्याओं में से प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 5:2 हो जाता है, तो वह संख्या है जो ज्ञात करनी है। तो आपका क्या है, 2 संख्या दे रखी है 3 और 7, उसको क्या, उसमें प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाता तो अनुपात हो जाता है 5/9, यानी 3x प्लस 8 जोड़ना है, और यहां पर भी 7x प्लस अपने को 8 जोड़ना है। अब इसका वज्र गुणा करना है, इसको करेंगे तो ये हो गया 35x, और ये हो जाएगा आपका 40, ये हो जाएगा 9×3 27x प्लस 9×8 72, यानी 35 और 27 ये रह गया 4x, ये रहे, इसमें से इसको हटाएंगे 27 में से 27 6, ये रह गए 8x, और ये आ जाएगा 40 में से 72 घटाओगे तो आप आ जाएगा 32 है, x बराबर आ जाएगा आपका 4 आ गया। 4 को पूछा है कि वो संख्या क्या है, तो 4 को अपने रखना है यहाँ पे, तो 4×3 12, ये दे रखा है, उसमें अपने को x जोड़ा था, इसके बाद पूछा है तो आ जाएगा 12, और ये 4 है, इसको 7 से अपने मल्टीप्लाई करेंगे 28, यानी 12 और 28 इसका आंसर रहेगा। अगर ये कोई आपको और भी तरीका आता है तो मेरे को ये तरीका ठीक लगा, मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको और कोई तरीका अगर इससे इजी लग रहा है तो उससे भी आप इसको करके देख सकते हैं। आगे दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन तथा उसके नीचे 2 तरफ फर्स्ट व सेकंड दिए गए हैं, कौन सा उत्तर सही है? क्या प्रतिष्ठित लोग जो कि ज्ञानवश अपराध कर देते हैं उसके साथ विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए? एक कथन अपने को ये दे रखा है। इसके ये दे रखा है, इसके तर्क दे रखे हैं, हाँ प्रतिष्ठित लोग जानबूझकर अपराध नहीं करते, नहीं, यह हमारी नीतिगत और कानून के समक्ष सभी समान है। तो इसमें जो प्रबल है वो सेकंड तर्क है, जो इसके जो दे रखा है कथन इसके हिसाब से सही रहेगा। आगे बात करेंगे साथियों, पानी पी लेता हूं, उसके बाद इस अपने क्वेश्चन को सॉल्यूशन इसका करेंगे। एक राशि का वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज है जो 900 और 954 रुपए दे रखे हैं। कौन से? साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दे रखे हैं 2 वर्ष का। तो साथियों जो 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र होता है वो आपको याद होना चाहिए, 200 प्लस आर बटा 200 क्या होता है? CI बटा SI होता है। इसमें आप मान रखोगे यहां से 200 प्लस आर बटा 200 के ऊपर मान रखोगे 200 प्लस आर बटा 200 बराबर हो जाएगा आपका, क्या दे रखा है? साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है, तो 954 बटा क्या आ जाएगा? 900 आ जाएगा। इसको आप काटोगे तो आर का मान आ जाएगा आपका 12, और बाद में आपको दे रखा है कि आपको 2 वर्ष का ब्याज दे रखा है, तो आपको 1 वर्ष का निकालना है, तो आप यहां से निकाल लेना 450 इंटू 100, इसका ये
ब्याज हो जाएगा। 450 इंटू 100 इसका ब्याज हो जाएगा और अपने को निकालना है। इसकी दर आ जाएगी 12 और 1 जो साल का रहेगा वो ब्याज अपने 1 का कर लिया, 450 हो गया 1 वर्ष का। तो इसका अपने सॉल्यूशन करोगे तो आपका आंसर आएगा 3750 आएगा। शायद इसको सॉल्यूशन आप करके देख लेना, इससे जो भी आंसर आए वो रहेगा। आगे बढ़ेंगे, 3750 आएगा, शायद इसको आप करके देख लेना। आगे दिया गया है कि नीचे दिए गए चार्ट का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें दे रखा है कि सरकारी क्षेत्र में रोजगार, ये अपने को एक चार्ट दे रखा है साथियों, अपने को एक चार्ट दे रखा है, उस पर अपने दे रखा है कि सरकारी क्षेत्र में रोजगार, निजी क्षेत्र में रोजगार, निगमित क्षेत्र में रोजगार, स्वराज्य स्वरोजगार और बेरोजगार के बारे में दे रखा है। आपको पता है ये टोटल जो चार्ट होता है 360 डिग्री का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा ये जोड़ेंगे भी तो भी 360 आपको मिलेगा। इसमें दे रखा है कि कुल वयस्क 60,000 हैं और कितने लोग इसमें बेरोजगार हैं, यानी इसमें दे रखा है टोटल 60,000। ये अपने कर लेते हैं, ये हो गया 60,000। इसके अलावा कितने लोग बेरोजगार हैं, तो बेरोजगार वाला इसमें कौन सा रहेगा अपने को देखना पड़ेगा। रोजगार, रोजगार नियमित क्षेत्र कुल ये है, अगर किसी कुल वयस्क में 60,000 हैं तो किसी लोग कितने लोग इसमें बेरोजगार हैं। तो इसके अलावा 360 इंटू ये अपना आ जाएगा 18। तो अपने इसको अब काटेंगे तो यहां से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 20, 20 से इसको काटेंगे तो ये गया और इसको इससे काटेंगे तो 3000 इसका आंसर रहेगा साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। आगे दे रखा है एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने थे और उसमें से उसने 650 अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। पूर्णांक कितने अंकों का था, तो 650 अंक प्राप्त किए और वह 50 अंकों से फेल हो गया, तो टोटल कितने अंक हो गए साथियों, 700 हो गए। प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उत्तीर्ण उसमें पूछा गया है कि कितने थे, टोटल आपको इसके बारे में पूछा गया है कि टोटल है जो कितने थे। काफी गर्मी है साथियों, पानी पी रहा हूं मैं एक बार, इसको आप सॉल्यूशन कीजिए। इसका सॉल्यूशन अपने करेंगे तो इसको काटेंगे यहां से तो 35 दुआ 17 होता है, 20 होता है और ये 100 इसके आगे है तो आंसर हो जाएगा 2000 इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। यह दे रखा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो इसका आंसर क्यों रहेगा साथियों। आगे अपने बात करेंगे कथन निष्कर्ष दे रखा है कि नीचे दिए गए कथन और नीचे दिए गए निष्कर्षों में से अपने को सही चुनना है। इसमें कथन एक कमरा फूलों से खूबसूरत दिखता है, यह कथन है। निष्कर्ष दे रखे हैं इसमें कमरों को सजाने के लिए फूल उगाए जाते हैं, बिना फूलों का कमरा बदसूरत दिखता है, यानी बिना फूलों का कमरा बदसूरत दिखता है और कमरों को सजाने के लिए फूल लगाए जाते हैं। तो न तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है और न ही सेकंड है जो इस कथन का अनुकरण करता है। आगे है टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस टीम को हराया था, तो जर्मनी को हराया था। आगे दे रखा है एमएलएक्स नामक ऑक्सीजन राशिंग उपकरण को किस भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान ने हाल ही में विकसित किया, तो आईआईटी है जो रोपड़ ने इसको विकसित किया। एक कक्षा में विद्यार्थियों के लिए दिए गए अंक इसमें दे रखा है 60, 96, 28, 35, 10, 40, 9, 85 और 25 का रेंज ज्ञात करना है साथियों। विस्तार ज्ञात करने का सूत्र होता है मैक्सिमम वैल्यू होती है उसमें से क्या घटा देते हैं अपने न्यूनतम, यानी मैक्सिमम माइनस मिनिमम जो संख्या होती है उसको घटा देते हैं। तो इसमें मैक्सिमम क्या रहेगा 96 रहेगा, इसमें से जो न्यूनतम क्या है 9 है उसको अपने घटाएंगे तो क्या आएगा 87 इसका आंसर रहेगा साथियों। यानी मैक्सिमम जो वैल्यू दे रखी है संख्या की उसमें से जो मिनिमम संख्या दे रखी है उसको घटाएंगे तो अपने को विस्तार रेंज प्राप्त हो जाएगी। आगे है अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। जुलाई 2021 में आयोजित हुई ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता है जो किसने की है, तो भारत ने की है। और अभी ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था 2023 साथियों अफ्रीका में हुआ था और उसमें 6 नए देश है जो ब्रिक्स में अभी शामिल होंगे। ये भी घोषणा की गई थी कि कितने देश शामिल होंगे,
6 नए देश हैं जो ब्रिक्स में अबे शामिल होंगे। और 2023 वाला कहाँ हुआ है? अफ्रीका में हुआ है। अफ्रीका में कहां पर हुआ है ये भी आपसे पूछा जाए तो जोहान्सबर्ग, इसका आंसर रहेगा जोहान्सबर्ग में हुआ है। और इसमें 6 नए देश शामिल किए जाएंगे। और वो कब से प्रभावी होंगे? तो 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होंगे। और 2024 का कहां होगा? तो वो ब्राजील में होगा। ये जो ब्रिक्स सम्मेलन था वो करंट का बन रहा था, तो मैंने इसकी जो जानकारी है वो आपके साथ शेयर कर दी। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। संयुक्त, आगे दे रखा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री वो नरेंद्र मोदी। इसका आंसर रहेगा कि प्रथम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी। आगे है ओलंपिक 2020, टोक्यो ओलंपिक 2020 के भारतीय ओलंपिक दल के आधिकारिक थीम गीत का संगीतकार एवं गायक निम्न में से कौन है? तो मोहित चौहान है जो इनके गीतकार हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें स्तर हेतु निर्वाचित अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद किस देश के हैं? तो ये मालदीव के रहेंगे। इसके अलावा दे रखा है कि किस भारतीय संगठन संस्थान की एक नई योजना फास्टर प्रारंभ की गई है? तो ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसके द्वारा। कौन सी? फास्टर है। एक नई योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है साथियों उसके द्वारा है जो प्रारंभ की गई है। आगे दे रखा है निम्नलिखित में से किस वर्ष 2020 के ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द के रूप में चुना गया? तो आत्मनिर्भरता को है जो साथियों चुना गया। भावना जाट राजस्थान के खिलाड़ियों में से एक है जिसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लिया। ये कहां की है? राजसमंद की है। और एक करंट और याद रख लेना साथियों इसके साथ, भावना सनाडे जिन्होंने भी जो यूरोप की ऊंची चोटी है माउंट एलब्रूस को फतेह किया है, वो भी राजसमंद के हैं और राजसमंद के कांकरोली के हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया भावना जाट का। तो ये भावना सनाडे वाला भी आपसे पूछा जा सकता है। इसका संबंध भी राजसमंद से है और राजसमंद के कांकरोली की है जो ये भावना सनाडे है रहने वाली है। आगे बढ़े हैं, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। राजस्थान के सांसद भूपेंद्र यादव को जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में किन मंत्रालयों का प्रभारी बनाया गया? ये काफी डीप क्वेश्चन था। तो इन्हें साथियों बनाया गया था पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन व श्रम रोजगार, यानी बी और सी इसका आंसर रहेगा। आगे है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना 2021 के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? जिन बच्चों के माता पिता की कोरोना बीमारी से मृत्यु की उन्हें तत्काल सहायता प्रदान की जाएगी। 1 लाख रुपए की है जो तत्काल सहायता प्रदान की गई। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे साथियों। राजस्थान के 13वें लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा। यह क्वेश्चन भी है कि 13वें लोकायुक्त कौन थे राजस्थान के? तो प्रताप कृष्ण लोहरा। आगे दे रखा है जुलाई 2021 में शुरू किए गए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कारों में से कौन सा मंत्रालय है जो जुड़ा हुआ है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसका आंसर रहेगा। आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कारों से कौन सा मंत्रालय का संबंध है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। आगे दे रखा है राष्ट्रीय विधि विज्ञान फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर रहेगा गुजरात। आगे दे रखा है मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो मीटर्ड कृषि उपभोक्ता को राज्य सरकार बिल के अधिकतम 12,000 रुपये है जो प्रतिवर्ष अनुदान दे रही है, ये सही रहेगा। इसके अलावा इस योजना का लाभ है जो 2021 से प्रारंभ है, सही है। केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारियों व आयकर देने वाले इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ता अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे, ये भी सही है। इसके लिए जो बजट है साथियों ये काफी ज्यादा था, 1400 करोड़ के आसपास था, इसमें 600 दे रखा है, ये गलत रहेगा। तो कौन कौन से सही होंगे? ए, सी और डी इसका आंसर सही रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करें। राजस्थान में 1857 की क्रांति के किस स्थान से प्रारंभ हुई? तो आपको पता है नशीराबाद है जो वहां से छावनी थी उससे प्रारंभ हुई थी। आगे दे रखा है कि उन महाराणा का क्या नाम था जो केसर सिंह बाराट की चेतावनी और चुंगटियों से इस कदर प्रभावित हो कि उन्हें दिल्ली दरबार में जाने से महाराणा फतेह सिंह है। आगे दे रखा है अक्टूबर 1857 के विद्रोह के समय कोटा का अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो आपको पता है बर्टन था। इसके अलावा जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया। बड़ी ठनी
बनी ठनी चित्र के चित्रकार का क्या नाम था? तो निहाल चंद था, ये तो आपको ही पता है। इसके अलावा राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर नगर की? तो इसका आंसर रहेगा 1459 में इसकी स्थापना की थी। आगे है लोक देवता। गोगा जी का जन्म स्थान है जो ददरेवा रहेगा। आबानेरी स्थित हर्ष माता का मंदिर मूल रूप से किसे समर्पित था? तो भगवान विष्णु इसका आंसर रहेगा। आपसे पूछा है कि आबानेरी स्थित जो हर्ष माता का मंदिर है वो मूल रूप से किसको समर्पित था? तो भगवान विष्णु को समर्पित था। संत मीराबाई का जन्म स्थान कुकड़ी वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये पाली में है। आगे दे रखा है पुरातन स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित हैं। तो ताम्र प्रसारण, आहड़ को आपको ही पता है कि ताम्र प्रसारण युग सभ्यता भी कहा जाता है। मैं पानी पी लेता। आगे है रांगड़ी और निमड़ी उपबोलियां मेवाड़ी, इसका आंसर रहेगा। राजस्थान में निम्न किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में? आपको ही पता है, इसका आंसर रहेगा परबतसर। तो साथियों ये जो 15/9/2021 को एसआई का एग्जाम हुआ था उस पेपर का सॉल्यूशन है जो मेरे द्वारा आपको करवाया गया। इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए, और जो भी अगर करंट अफेयर से संबंधित कोई प्रश्न बन रहा था तो उसकी जानकारी भी है जो मैंने आपके साथ शेयर की। मेरे द्वारा यह प्रयास किया गया कि आपको कम समय में बेहतरीन है जो कंटेंट दिया जाए। अगर मेरे द्वारा किया गया यह प्रयास साथियों अगर आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे अच्छा साथियों, ये क्वेश्चन जो रांगड़ी और निपाड़ी उपबोलियां जो मालवी की रहेगी साथियों, ये कई बार अपने बता सही देते हैं और जो निशान है जो दूसरे आंसर पर लग जाता है। तो इसका आंसर रहेगा मालवी, ये मालवी क्या रहेगा। तो मिलेंगे साथियों इसी प्रकार अगले सेशन में कोई एक नया पेपर लेकर। अगर आपको कोई पहले पेपर की इच्छा है कि पहले उस पेपर का समाधान हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सी पेपर का सॉल्यूशन है जो आप देखना चाहते हैं। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर जुड़िए, वहां पर आपको डेली ऑनलाइन करंट अफेयर मिलता है और साथ ही उससे जितने भी प्रश्न आते हैं उनका प्रूफ वीडियो भी हमें बनाते हैं। धन्यवाद साथियों।